क्योंकि प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्या दिखा रहा है? बहुत आगे है एनडीए गठबंधन। पश्चिम बंगाल की क्या तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी यहाँ पूरी तरह से छाई हुई हैं। बिहार और यूपी दोनों ही जगह पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी को 19 सीटें। दिल्ली की क्या तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं और 3 ही सीटें आम आदमी पार्टी को भी मिल रही हैं। 4 राज्यों में एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। पिछले 2 दिन में एबीपी न्यूज ने दिखाया दिल्ली समेत 4 राज्यों का ओपिनियन पोल। एबीपी न्यूज ने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में किसकी है लहर। ओपिनियन पोल में दिखाया कि एनडीए फिलहाल बढ़त लेती दिख रही है। 137 सीटें हैं, उनका हिसाब किस तरह से एनडीए और यूपीए के बीच बन रहा है। 56 सीटें एनडीए को बहुत आगे है यूपीए से। 4 राज्यों का ओपिनियन पोल तो देख लिया। एबीपी न्यूज और नीलसन अब लेकर आया है पूरे देश का ओपिनियन पोल। क्या है देश का मूड? मोदी, राहुल, केजरीवाल या फिर कोई और? 9 से 16 मार्च के बीच किया गया है ये सर्वे। 18 राज्यों की 129 सीटों पर कुल 29,453 वोटरों की राय ली गई है। जनवरी में किए गए ओपिनियन पोल में हमने देश की 543 लोकसभा सीटों में से 280 सीटों पर सर्वे किया था। फरवरी में हमने 130 सीटों पर सर्वे किया और मार्च में फिर 129 सीटों पर सर्वे किया। ये ओपिनियन पोल जनवरी, फरवरी और मार्च के सर्वे के आधार पर है। नीलसन का ये पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ESOMAR के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। वोटरों के घर घर जाकर किए गए सर्वे में क्या निकल कर आया है? देश में किसकी सरकार बने? देश के वोटर किसे पीएम देखना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देश के ओपिनियन पोल में। देखिए आगे। जनवरी, फरवरी और अब मार्च का ओपिनियन पोल। आज देखेंगे हम कि जनवरी और फरवरी में जो आंकड़े आ रहे थे उनमें क्या कुछ बदलाव हुआ है तो किस दिशा में हुआ है, कितना हुआ है, किसके फायदे में हुआ है, किसकी चिंता बढ़ा रहा है। जी हाँ, देश का ओपिनियन पोल हम देखेंगे। 4 राज्यों के हमने नतीजे देखे पिछले 2 दिनों में। आज पूरे देश की बात करेंगे। न्यूज रूम में तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं ही। हम चलेंगे चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, गुड़गांव, अमृतसर, अमरोहा, गाजियाबाद, वाराणसी। देश में इन सब जगहों पर हम जाएंगे। हमारे संवाददाता वहां मौजूद, हमारे सहयोगी वहां मौजूद, देश की जनता वहां मौजूद और हमारे साथ न्यूज रूम में एक्सपर्ट्स हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ मौजूद रशीद किदवई साहब, हमारे साथ इरा झा जी हैं, हमारे साथ जयंत घोषाल साहब, अभय दुबे जी, अलका आर्य जी, विजय विद्रोही, श्री कृष्ण साहब, अनिल आनंद जी, अशोक वांकडे, उर्मिलेश जी, अरविंद मोहन और डॉक्टर पीपी राव। हर राज्य पर क्या समीकरण बैठ रहा है, उन सीटों से क्या देश की तस्वीर बदल रही है, ये सब हम देखेंगे आज। 543 सीटों का आंकड़ा आखिर कहां जाकर बैठता है? इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है जिस पर नजर रखनी है, वो विजय की नजर से जानते हैं। विजय, सबसे बड़ा सवाल जनवरी, फरवरी और मार्च में फर्क? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही हमें ये देखना है कि जो पहले यूपीए एनडीए को आगे बताया जा रहा था, जो हम 236 पिछली बार हमने दी थी, 236 से आंकड़ा आगे, हाँ 236 से आगे ये आंकड़ा जाता है या थोड़ा पीछे आता है। और बीजेपी अगर लहर है तो वो रफ्तार कितनी आगे बढ़ी है? और सबसे बड़ी बात है जो 120 सीटें हैं यूपी और बिहार में, इसमें जो लहर है वो क्या सुनामी का रूप ले रही है या लहर थकती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस की कोई वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है तो वो किस सीमा तक हो रही है? क्योंकि वापसी आप सिर्फ दिशा बदलने को मानेंगे कि सीटें कुछ बढ़े? मेरा कहना हल्की पूरी वापसी को भी मैं अहमियत देता हूं। और दूसरी बात मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो बढ़त है उसको केवल 2 ताकतें ही रोक सकती हैं। एक तो कांग्रेस रोक सकती है, थाम सकती है। दूसरी क्षेत्रीय ताकतें कितना संघर्ष कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है, ये सब मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का विषय होगा।
अभी कांग्रेस ने प्रचार शैली में आक्रामकता लाई है, बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है। राहुल गांधी ने अपना तरीका बदल दिया है, तो उसका भी प्रभाव शायद देखने में आए। देखें कि उससे मोदी की लहर में इजाफा हुआ है, जस की तस है, या उसमें कुछ कमी आई है। तो ये मोदी की जो लहर जिसकी बात बार बार सब लोग कर रहे हैं, ये लहर, इस लहर ने रफ्तार और कितनी पकड़ी है या उसमें कुछ रुकावट आ रही है, सुमेरा से जानते हैं। जी हाँ किशोर, जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक जो सीटें हमने बताई हैं 4 राज्यों की 137 सीटें, वो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। इसमें अगर हम देखें एनडीए को, तो एनडीए काफ़ी आगे है, 56 सीटें उसके पास हैं, 29 सीटें यूपीए के पास हैं, लेकिन अन्य भी बहुत पीछे नहीं हैं, 52 सीटें अन्य के पास भी। और इसमें आप जान लें कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा उनके पास है, इन 52 सीटों में 28 सीटें उनके पास हैं। लेकिन अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण में क्या हो रहा है? दक्षिण भारत की 134 सीटों का हिसाब अगर देखें तो यूपीए को देखिए, 35 सीटें यूपीए के पास हैं और एनडीए के पास 21 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 9 सीटें हैं और अन्य के खाते में 69 सीटें जा रही है। तो ये तस्वीर है 134 सीटों का हिसाब। लेकिन ये जो 134 सीटें हैं, इन्हें राज्यवार भी देखते हैं, ब्रेकअप देखते हैं इनका। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को 17 सीटें मिल रही है, सबसे बड़ी पार्टी अभी तक दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें ही मिल रही हैं। टीआरएस, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, 7 सीटें उनके पास है और टीडीपी के पास भी 7 सीटें हैं। तो ये तस्वीर है जो 42 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, उसकी। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद रुख करते हैं तमिलनाडु का। यहाँ क्या तस्वीर है देखिए, एआईएडीएमके जयललिता को 21 सीटें मिल रही हैं, सबसे बड़ी पार्टी जयललिता की पार्टी तमिलनाडु में दिखाई दे रही है। डीएमके को 10 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है और अन्य को 7 सीटें मिल रही हैं। तमिलनाडु के बाद रुख करते हैं अगले राज्य की, कर्नाटक। ये बहुत दिलचस्प होगा, यहाँ बीजेपी को क्या मिलता है देखिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 15 सीटें उनके पास हैं। तो बीजेपी ने यहां पर कुछ हासिल किया है, यहां पर उनके पास 15 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 10 सीटें हैं और जेडीएस को 3 सीटें मिल रही हैं। तो ये कर्नाटक की तस्वीर। और इसके बाद बात करते हैं केरला की। केरला का देखिए तस्वीर, यहां पर लेफ्ट को 8 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 12 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में कुछ नहीं जा रहा। तो 20 सीटें केरला की इस तरह से यूपीए और लेफ्ट के बीच में बट रही हैं। गोवा की भी तस्वीर देख लेते हैं। गोवा की जो 2 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 मिल रही है और बीजेपी को 1 मिल रही है। तो ये तस्वीर 134 सीटों की दक्षिण भारत की तस्वीर। लेकिन बड़ी बात क्या है, जयललिता, जगनमोहन और टीआरएस के हाथ में चाबी होगी, क्योंकि ये बड़ी पार्टियों के रूप में उभर रहे दक्षिण में। गठबंधन के बावजूद एनडीए को सिर्फ 21 सीटें मिल रही हैं। काफी गठबंधन किया है, कोशिशें की हैं, 21 सीटें ही मिल रही हैं। और बीजेपी का हाल सिर्फ कर्नाटक में ठीक ठाक है, वहां उन्हें 15 सीटें ओपिनियन पोल के मुताबिक मिलती दिखाई दे रही है। तो किशोर, ये तस्वीर 134 सीटें दक्षिण भारत की। यहाँ पर तमिलनाडु काफी अहम, हम तमिलनाडु चलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अन्ना डीएमके आपको बड़ी भूमिका निभा सकता है? फिर मेरे को लग रहा है इस चुनाव में अन्ना डीएमके बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, क्योंकि एक देखिए डीएमके तो डीएमके में फूट आ रहा है और जिस तरह से जो करुणानिधि का भी सिग्नल आ रहा है कांग्रेस की तरफ मुड़ने का, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये उसके लड़के को, अड़गिरी को रोक दे किसी तरह से, उनका थ्रेट तो है। तो ये इसमें इस तरह से एआईडीएमके को बेनिफिट होगा और जिस वजह से ये आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं। और उधर आंध्र में जगन बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकल रहे हैं। अभी अलायंसेस अभी फॉर्म अप हो रहे हैं, इस हफ्ते के बाद पोजीशन चेंज होते हैं, हम वेट करने चाहिए। लास्ट पोल है May 7 में है, बहुत टाइम है। अलायंस बीजेपी, टीडीपी, टीआरएस, कांग्रेस में भी अलायंस हो सकते हैं। पोजीशन बहुत चेंज हो गया, सो आप वो पोजीशन क्लियर नहीं है, टाइम है और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद क्लैरिटी आ जाएगा। तो आंध्र में अभी स्थिति साफ होना बाकी है। लेकिन हम चलते हैं चेन्नई, जितेंद्र दीक्षित वहां पर मौजूद। जितेंद्र, अन्ना डीएमके के हाथ में चाबी दिख रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उससे यही लग रहा है कि 2009 में जो स्थिति थी, इस बार उसके बिल्कुल उलट स्थिति इस बार ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम अलायंसेस और तमाम पार्टियों के यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। हमारे साथ डीएमके से प्रसन्ना मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है स्थिति पूरी तरह से अपोजिट नजर आ रही है। वॉट एवर योर पार्टी परफॉर्म्ड इन 2009, इट इज अपोजिट दिस टाइम। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? No, approximately the people, this survey says that DMK is going to be win in 10 seats.
And you know, the 2009 and the before election, these kind of poll opinions is totally opposite to the when the results is coming. When the DMK is going to be work for the people, and it was working for the people, and we get many schemes from the central government. We are the only region party, a state party was participated in 16 years and continuously in the center politics, and we did many things to the society of Tamil Nadu in mostly concentrate on the reservation, secularism, and also federalism. We are strong in the people of Tamil Nadu. They're surely going to vote and will get many seats apart from this survey. कांग्रेस भी इस बार मात खाती दिख रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर सेलम बालू हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको किस वजह से इस बार, पिछली बार तो आपका गठबंधन भी था, अलायंस भी था, लेकिन इस बार अकेले ही लड़ रहे हैं, क्या इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इसके अलावा जो मुद्दे यहाँ के हैं, जो 2G स्कैम और दूसरे जो घोटाले सामने आए, उसकी वजह से भी आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखिए, बहुत साल का बाद, 25 साल के बाद कांग्रेस अकेले तमिलनाडु में लड़ रही है। मतलब हमारा पूरा की पूरा सच्चाई ताकत हम दिखाने के लिए हमारे लिए एक मौका मिल गया। इस बार मौका मिल गया भाई। आपने आपको ओपिनियन का पोल हिसाब से आपने कह रहे हैं एक सीट हम जीत सकते। अभी तक ये तमिलनाडु में पूरा पॉलिटिकल पार्टी, कितना भी मीडिया, कितना भी प्रिंट मीडिया सब लिखता है कांग्रेस तो अलग छोड़ गया, ये गड्ढा में चला गया, ये तुम ऊपर नहीं उठ सकते, ये तो मर गया पार्टी। ये खुद आपने कह रहे हैं एक सीट। मैं बता रहा हूँ, हमको ऑलरेडी हम लोग 5 सीट जीतने के लिए हमको पूरा उम्मीद है। फिर इससे ज्यादा हम 39 सीट 40 सीट में लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में 39 सीट में लड़ रहे हैं हम लोग एवरेज में हम लोग 40 लाख से वोट ले लेंगे। मतलब है 15 से 17% तक हम लोग ले लेंगे। इसका बाद हमारा ताकत पूरा किसी सब पार्टी का मालूम हो जाएगी। इसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस का ताकत, कांग्रेस जनता का साथ है। हमारे पास वो लोग भी हैं, अब आइए उनकी बात करते हैं जिनका पलड़ा भारी है। AIADMK से हमारे साथ मिस्टर ललित हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको कि जो 2011 में जो जादू चला था जयललिता का, उसी को वापस से रेप्लिकेट किया जा रहा है, और जो पॉपुलिस्ट फैसले किए गए थे, जिस तरह की योजनाएं लागू की गई थी, और उस पॉलिसीज की वजह से आपको लग रहा है कि इस बार बाजी मार लेंगे? हाँ, इस बार पक्का हम लोग बाजी पूरा मारेंगे, और जो 39 सीट्स है उसमें से 36 का हम लोग बाजी मारने के लिए हमारा पूरा एम है। और इसमें जो भी इन लोगों ने आगे जो किया है और अम्मा ने जो किया उसमें बहुत रात दिन का फर्क है। गरीबों के लिए जो खाने के लिए उन्हें जितना भी कम से कम दिया है आज कोई स्टेट में नहीं है। उसी के लिए इसी के दौरान यहाँ पे अम्मा जीतने का फुल चांसेस है। उसी के 1 सीट जीत सकते हैं। बीजेपी का भी इस बार खाता खुलता नजर आ रहा है। पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। आपको क्या लगता है कि MDM की आपके अलायंस के पार्टनर थे, इस बार उनको आपसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन आपका खाता खुल जाएगा शायद इस बार? I don't know whether this when did they taken that we don't understand now. We have formed only on 20th. According our survey, we are able to get about 20 to 25 according our internal survey, and it is a formidable alliance. So many parties, 6 parties have joined together, and our vote share itself it is going to 34 to 35%. I don't know how it is taken, and people are waiting to change the government. They are all for vote for Modi. Even a remote village, even a farm workers, they want to vote for Modi this time. This is, I am not able to believe it, but anyhow, this when we have taken this survey, I don't understand, but 100% we are going to win more than 20 to 25 seats. This is one Tamil Nadu, these people, silent revolution is going on, and they want change the government, central government, because they have suffered for 10 years, 100%, I am sure we will get more seats this time. तो बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि जितना हमारे ओपिनियन पोल में जितनी सीटें बताई जा रही हैं उससे काफी ज्यादा सीटें इन्हें इस बार तमिलनाडु के लोकसभा चुनाव में हासिल होंगी। किशोर, तो यहाँ बीजेपी अपने अलायंस के से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है और सीटें और बढ़ने की उम्मीद बता रही है। लेकिन अभी की जो स्थिति इस ओपिनियन पोल में हमारे बता रही है कि अन्ना DMK काफ़ी आगे रहने वाली है, और दक्षिण भारत की ये स्थिति अगर बनती हुई तो कांग्रेस के लिए, UPA के लिए वापसी की स्थिति और मुश्किल होती हुई। तो 4 बड़े राज्य हमने कल देखे, अभी हमने दक्षिण भारत की तस्वीर देखी, आगे हम मध्य भारत, उत्तर भारत में, पूर्व में क्या हो रहा है ये देखेंगे। लेकिन दक्षिण की इस तस्वीर में जो खास बात निकल कर आई वो ये कि जयललिता, जगन
टीआरएस और टीडीपी, इन चारों के हाथ में चाबी है, क्योंकि कुल मिलाकर 52 सीटें इनको जाती दिख रही हैं दक्षिण में, और ये कभी ना कभी एनडीए के साथ रहे हैं, या कभी अगर नहीं भी रहे हैं तो अभी संकेत दे रहे हैं कि एनडीए के साथ जा सकते हैं। इसलिए क्या एनडीए को मजबूत माना जाए या एनडीए का पलड़ा भारी माना जाए, अशोक जी? नहीं, देखिए, जहाँ तक दक्षिण भारतीय जितनी भी ये पार्टी, इन चारों की जो हाथ में चाबी, इन चारों के हाथ में चाबी है, लेकिन ये समय के साथ कुछ डील के तहत आ सकते हैं, और वो डील जो है वो मुझे नहीं लगता कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए कर पाएगी। देखिए, जिस तरह का मोदी कैंपेन कर रहे हैं उसमें जैसे ही वो भारत की विविधता और इस पे जाएंगे कि सब लोगों को एडजस्ट करना शुरू करेंगे, उस समय मोदी नहीं रहेंगे, और वो समझौता वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये अभी देखना बाकी है। ये एक फैक्टर है साउथ में, ये म्यूचुअल एनिमीज है। तमिलनाडु में जयललिता और डीडीएमके एलाई नहीं हो सकते, जगन और टीडीपी एलाई नहीं हो सकते, सो कैंसिल हो रहे हैं। उनका शक्ति है, मतलब एक ले पाएंगे, या तो जयललिता के साथ जा पाएंगे, थोड़ा एडवांटेज आ जाएगा, अदर साइड दूसरे फ्रंट को जाएगा। सो साउथ में इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका सर्वे है। कर्नाटका में बीजेपी का पिक्चर चेंज हो गया। श्री कृष्ण जी, जैसा देखिए, एक चीज़ है, तमिलनाडु का जब तक बात करते हैं, एआईडीएमके हो या डीएमके हो, उनका एक स्ट्रैटेजी है कि भाई जो भी सरकार सेंटर में आए, दिल्ली में आए, उनके साथ चलेंगे, क्योंकि वो स्टेट ऐसा है कि उनको सेंट्रल असिस्टेंस भी चाहिए। आपने देखा एआईडीएमके पहले रह चुकी है एनडीए के साथ, डीएमके भी रह चुकी है। वो दोनों का यही है कि भाई सेंटर में जो भी आए मुझे असिस्टेंस चाहिए, कल जो भी चला जाए मैं उनके साथ बाद में सपोर्ट कर सकते हैं। तो और दूसरा है, जयललिता का जो स्टेटमेंट्स आए पहले भी, उन्होंने बिल्कुल मोदी के बिल्कुल खिलाफ नहीं बोली है। मैंने एक लाइन, एक दरवाजा खोल के रखा है, ये दरवाजा साथ में भी नहीं, श्रीलंका को लेकर जो डीएमके और एआईडीएमके का स्टैंड रहा है, उसको मोदी जैसी राष्ट्रवादी सरकार एक्सेप्ट कर पाएगी, ये देखना होगा। देखिए, जहाँ तक जयललिता की नीति का सवाल है, उन्होंने पहले भी कहा था कि मोदी उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद है और वो उनके मित्र हैं। हालांकि उन्हें उस वक्त लग रहा था कि खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। हाँ, चूंकि उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, उन्हें लग रहा था कि क्षेत्रीय दल बहुत बड़े पैमाने पर जीतेंगे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस नहीं किया। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि वो बाद में एनडीए को सपोर्ट कर सकती हैं। देखिए, अभी जो आपका ओपिनियन पोल भी दर्शा रहा है, उसके मुतालिक क्षेत्रीय दल बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, और ऐसे में जयललिता, ममता बनर्जी या इवन टीआरएस ये नहीं चाहेंगे कि दिल्ली की, यानी दिल्ली में नहीं, केंद्र की जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनको भारत की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, कांग्रेस और बीजेपी, उनकी अगुवाई में वो अपने को सरेंडर करें पॉलिसीज के लेवल पर और अलायंस के लेवल पर। तो मुझे लगता है ये अंतिम दम तक चाहेंगे कि बार्गेनिंग हो और अपनी सत्ता में हिस्सेदारी सुदृढ़ हो। तो इसलिए जयललिता के सामने एक संकट ये भी है कि माइनॉरिटी वोट्स तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि डीएमके और एआईडीएमके में माइनॉरिटी वोट्स के लिए हमेशा कंपटीशन होता रहा है। तो 271 सीटों का लेखा जोखा देख चुके हैं हम इस ओपिनियन पोल में। जी हाँ, आधे मार्क पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद 272 बाकी हैं। 272 का जो आंकड़ा बहुत है, लेकिन 271 सीटों का लेखा जो हम देख चुके हैं, कल के 4 राज्य मिलाकर और अभी दक्षिण की सीटें मिलाकर इन 271 में तस्वीर क्या बन रही है, फिर चलते हैं सुमेरा के पास समझने। जी हाँ किशोर, सबसे पहले तो हम अभी तक जो हमने कल तक जो तस्वीर दिखाई थी, पहले वो 137 सीटें देख लेते हैं, जिसमें एनडीए 56 सीटें हासिल कर रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक, और यूपीए को 29 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 52 सीटें जा रही हैं। तो जो अन्य हैं वो भी एक बड़ी ताकत के रूप में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत की 134 सीटों की तस्वीर भी हमने दिखाई, जो बड़ी तस्वीर है दक्षिण भारत की, उसके मुताबिक यूपीए को 35 सीटें, एनडीए को 21 सीटें, लेफ्ट के पास 9 सीटें और अन्य के खाते में 69 सीटें। तो यहाँ पर भी जो अन्य है वो एक बहुत बड़ा धड़ा है। 271 सीटें कुल मिलाकर जो अभी तक हम सीटें दिखा चुके हैं, वो देखिए 77 एनडीए के पास है, 64 यूपीए के पास हैं और अन्य के खाते में देखिए 130 सीटें हैं। तो एक बड़ा धड़ा, बड़ी ताकत ये अन्य है। लेकिन चाबी दक्षिण भारत की किसके हाथ में है वो भी आइए दिखा देते हैं। 52 सीटें हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक। एआईएडीएमके यानी जयललिता को 21 सीटें मिल रही हैं, वाईएसआर कांग्रेस को 17, टीआरएस को 7 और टीडीपी को 7 सीटें। तो ये भी 4 बड़ी ताकतें हैं जो एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं, एनडीए के साथ जा सकती हैं या किधर जाएंगी, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि 52 सीटें इनके पास हैं। एक बड़ी ताकत दक्षिण भारत में इन 4 जो ताकतें हैं उनके हाथ में है। जी सुमेरा, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने जो येडियुरप्पा और बाकी लोगों को साथ लिया, उसका फायदा कुछ होता दिख रहा है। जो नुकसान हुआ विधानसभा चुनाव में, उससे स्थिति कुछ पलट रही है। जगविंदर मौजूद हैं बेंगलोर में।
जी हाँ किशोर, देखिए बड़ा दिलचस्प समीकरण बना है। माना यह जा रहा था कि येदुरप्पा के नाम पर बीजेपी यहाँ ज्यादा सीटें लेगी। पिछली बार 18 सीटें थी, लेकिन अब जिस तरह से अनुमान आए हैं या जिस तरह से आंकलन किया गया है उसके मुताबिक बीजेपी 3 सीटें कम हो रही है। ये एक तरह से झटका है बीजेपी के लिए। हाँ, कांग्रेस के लिए थोड़ी खुशी की बात जरूर है, हालांकि उसके हाथ उतने मजबूत हुए नहीं है जितने भारत में वो अपने मजबूत हाथ बता रहे हैं, और जेडीएस 3 पे ही अटका हुआ है। हमारे साथ तीनों ही पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं, यहाँ के लोग मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि बीजेपी ने सोचा था कि अगर येदुरप्पा को साथ लेंगे, श्री रामुलु को साथ लेंगे तो सीटों की बौछार होगी। अब तो 3 सीटें कम हो रहे हैं। अभी तो ये चुनाव से 3 हफ्ते पहले के आप रुझान बता रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाएगा। हमारी बड़ी रैलीज, हमारी जो बड़ी रैलीज हैं, जो हमारे बड़े सेंट्रल नेता हैं, उनके जो कैंपेन है वो भी शुरू होने वाले हैं, तो ये आंकड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। इसको आंकड़ा आगे बढ़ेगा। अग्रवाल साहब, कांग्रेस को क्या लगता है? मैंने पिछले पोल में कहा था कांग्रेस को कर्नाटक में 22 सीटें मिलेगी और दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति सुधरेगी। बीजेपी के बंदों की जमानतें जब्त होगी। इनके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके पास एक सेफ सीट नहीं है। बनारस में दूसरे को हटा कर खुद वहाँ खड़े हुए हैं, 2 जगह से खुद खड़े हुए हैं और बोलते हैं हमारी लहर है। ये तो इनकी डबल स्टैंडर्ड है। मोदी जी जिस सीट से खड़े होंगे वो सीट सेफ है, तो ये कहना कि मोदी जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, ये कांग्रेस की गलतफहमी है। कौन सेफ सीट ढूंढ रहा है, कौन नहीं? अग्रवाल साहब, लेकिन आपका जो कैंपेन चल रहा है भारत निर्माण का, उसमें तो आप 22 सीटों तक अपने हाथ मजबूत कर रहे हैं कर्नाटक में, लेकिन यहाँ तो वो बात हो नहीं रही है। 10 है, घट तो आप भी सकते हैं। घट सकते नहीं, हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ये आप देखिएगा 17 तारीख को और 16 मई को चुनाव के दिन हम बढ़ते रहेंगे। कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार है, तब भी इनकी सीटें 10 हैं। इससे पता चलता है कि इनकी सीटें और इनका जो दावेदारी है वो कितनी कमजोर है। और मौजूद है यहाँ पे जेडीएस के तनवीर अहमद साहब, आप 3 पे थे, 3 पे अटके रहोगे क्या? देखिए, एक बात है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में कोई और बाजी मार जाता है, ऐसी ही है। हम 3 पर, जो आपका आंकलन कह रहा है कि 3 पर अटके हुए, ऐसा नहीं है। हम 8 से 10 जगह जीत रहे हैं, ये 100% जीत रहे हैं। क्योंकि आप बताइए मुझे 6-7 जगह का मैं ऐसे ही नाम बता दूं जहां पर बीजेपी के कोई कैंडिडेट का मुंह नहीं है। और गौड़ा साहब ने क्या बोला? कुमार स्वामी बोलते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे एनडीए को, ये तय है, कल ही उन्होंने बोला है। और रात को जो है वो देवेगौड़ा साहब बोलते हैं कि हम कांग्रेस को नहीं करेंगे। तो आप 3 सीटों से क्या करेंगे, क्या बन जाएंगे? अरे हम 3 सीटों से नहीं, ये तमाम क्षेत्रीय दल आएंगे अपनी मजबूत ताकत। मौके की फिराक में आप देखिए, मौके की फिराक में तो सब हैं, हमको देखना पड़ेगा कि पासा किस तरह बैठेगा। हम 3 सीटें आई तब तो कोई आपको मौका भी नहीं देगा। कोई कम्युनल फोर्स के साथ नहीं जाएंगे, हम पावर के साथ नहीं बैठेंगे, हम अपने सिद्धांत के साथ बैठेंगे, हम अपने उसूलों के साथ बैठेंगे। तो बताइए ना, धर्मनिरपेक्ष है कौन? आपके तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना, एनडीए के साथ भी नहीं जाना, तो कौन है आपके हिसाब से धर्मनिरपेक्ष? अरे हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमारी ही शक्ति इतनी बड़ी होगी, तमाम क्षेत्रीय दलों की। 3rd फ्रंट, जो यूनाइटेड फ्रंट आगे आ रहा है, वो खुद अपनी बलबूते पर सरकार बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आप 269 का जुगाड़ कीजिए, तब तक मैं कांग्रेस से पूछ लेता हूं कि ये आपको कहते हैं आप भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बीजेपी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आखिरकार आप दोनों के झगड़े में जेडीएस यहाँ की लोकल जो पॉलिटिक्स है उस पर हावी होना चाहता है। देखिए जी, जेडीएस जो है उसको मजबूरन ही कांग्रेस का साथ देना है, देते रहेंगे और वो देंगे। 3 सीट भी उनकी आएगी, उसके साथ वो करेंगे क्या? और धर्मनिरपेक्ष तो उन्होंने कहा नहीं कि कांग्रेस से बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है नहीं। कोई ऐसा अगर बोले कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष नहीं है। बीजेपी के लिए ये अप्लाई हो सकता है कि, और अप्लाई होता है, धर्मनिरपेक्ष बीजेपी नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी को लगता है कि येदुरप्पा का जो फैक्टर था, जो उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए, बीजेपी में जो छीछा लेदर हुई पिछले 5 साल में, उससे आपने सत्ता तो गवाई, अब आपका जनाधार भी घट रहा है। ये कहना गलत बात है कि हमारा जनाधार घट रहा है। अगर हमारा जनाधार घट रहा होता तो कर्नाटका में हमारी कांग्रेस से ज्यादा सीटें कैसे होती? दूसरी बात, जो कांग्रेस के हमारे साथी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जब कांग्रेस से पूछा जाता है आपने स्कूल बनाए तो ये कहते हैं हम सेक्युलर हैं। जब कांग्रेस से पूछा जाता है आपने सड़कें बनाई तो कहते हैं विकास नहीं करवाते, आप विकास नहीं करवाते, धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हो। और जब इनकी सरकारें होती हैं तो उसमें दंगे हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर हो गया, असम में राइट्स हो गए, तो ये कैसे धर्मनिरपेक्ष? दंगे करवाते हैं, विकास नहीं करवाते। 10 साल में जो विकास हुआ है ये हमारी सरकार के अंडर में हुआ है। जो इतने नए एयरपोर्ट बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, स्कूलें बनी है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। 3 सीटें बढ़ रही हैं आपकी ओपिनियन? बिल्कुल बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। वीर साहब, विकास हुआ? आप तो जेडीएस के लोग हैं, आपके तो कुमार स्वामी जी ये कह रहे हैं चिकवालपुर में कि मैं यहाँ का दामाद भी हूँ, मैंने जिला बनाया, मुझे जितवा दीजिए। अरे सारा कर्नाटक कुमार स्वामी का है। कुमार स्वामी भले ही चिकबल्लापुर के दामाद हैं, वो जरूर जीतेंगे।
उनसे ज्यादा पॉपुलर नेता पूरे कर्नाटक में सर्वे करवा लीजिए कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कुमारस्वामी से पॉपुलर आदमी पूरे कर्नाटक में कोई नहीं है, ना मोदी ना कोई। दक्षिण भारत की सीटों की बात करें तो जयललिता ज्यादा महत्वपूर्ण अंग बन के उभर रही हैं। आप लोग तो बिल्कुल दक्षिण भारत में कोई बड़ा घटक भी नहीं बने। अरे दक्षिण भारत में हम लोग बड़ी ताकत बनकर आएंगे। वहां पर वाईएसआर आ रहा है, जयललिता आ रही है, और यहाँ से हम भी अपना ब्यूगल बजा चुके हैं। हम भी बड़ी ताकत बनकर आ रहे हैं। अरे ये लोग दक्षिण भारत में सबसे बड़े अलायंसेज आज सीटों के साथ आ रहे हैं। आज बीजेपी और एनडीए का है। तमिलनाडु में हमारा अलायंस है, आंध्र प्रदेश में हमारा अलायंस बनने वाला है। किस क्षेत्रीय दल की बात कर रहे हैं हमारे जेडीएस के सहयोगी, और कांग्रेस जो उनके साथ कोई जाने को तैयार, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं आज की तारीख में। क्या आपके इलाके में विकास हुआ? नहीं हुआ है। हम इस तरफ देखें तो किस तरह का आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए? मोदी साहब। कैसा होना चाहिए भैया? नरेंद्र मोदी जैसा। क्यों होना चाहिए मोदी जैसा? क्योंकि देश को इस समय डेवलपमेंट की जरूरत है। कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें ना तो धर्मनिरपेक्षता चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें अभी इस वक्त सबसे अधिक विकास की जरूरत है। विकास की जरूरत है। आज का मतदाता चाहता है कि उसका विकास होना चाहिए किशोर, और जो विकास करवाएगा उसके नाम पे कर्नाटक की जनता मोहर लगाने के लिए तैयार है। अभी तक हमने 271 सीटों का हिसाब किताब देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, मोदी के अपने राज्य गुजरात में क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले दक्षिण के इन 4 राज्यों की बात कर लें जहां इन लोगों के हाथ में चाबी दिख रही है, जो कहीं भी जा सकते हैं या हो सकता है कहीं भी ना जाएं या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करें। शंकर, ये जयललिता, टीआरएस, जेडीएस की तो 3 ही सीटें, लेकिन ये सब मिलके क्या कुछ खेल, किसका खेल बना सकते हैं और किसका बिगाड़ सकते हैं? जिसका नंबर होगा वो खेल बनाएगा और नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगी। दक्षिण के जो भी राज्य हैं, जैसे टीडीपी जब वाजपेयी की सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया था, इन रिटर्न उन्हें काफी एनडीए जैसे उम्मीद लगा के बैठा है कि ये इनमें से सारे ही हमारे साथ आ सकते हैं। बारात में तो सब नहीं आ सकते ना। तो अगर डीएमके आएगी तो एडीएमके नहीं आएगी, अगर टीडीपी आएगी तो वाईआरएस नहीं आएगी। तो ये जो वर्टिकल स्प्लिट है रीजनल पार्टीज में दो तरफ की, वो दोनों चालू रहेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर बीजेपी सोच रही है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ सपोर्ट होगा, ये नहीं होगा। इसमें अहम रोल होता है आमतौर पर जैन साहब कम्युनिस्ट दलों का, लेकिन उनकी खुद की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। फिर भी वो ये वाला रोल अपना पाएंगे, निभा पाएंगे? देखिए, अभी जो कोशिश है कि यूपी और बिहार में क्या होता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी जितना भी मतलब बीजेपी जितना भी अच्छा रिजल्ट करे, अगर यूपी में या बिहार में 200 के नीचे किसी तरह हो गए, तो लेफ्ट और जितने सेकुलर मतलब पार्टीज हैं वो कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी को कॉम्बैट करने के लिए अगर जरूरत पड़े जयललिता को ऑफर दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री के लिए, और उसमें कांग्रेस से लेके लेफ्ट से लेके ममता, और ममता तो इंटरव्यू में बोले हैं कि हम जयललिता, मायावती, क्योंकि ममता के लिए देखिए नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेचर सपोर्ट करना आज के दिन में बहुत कठिन है, और 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के लिए है और जैसे बीजेपी कह रहे हैं, तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन और नेगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे शंकर कह रहे हैं। सीधी बात यह है कि अगर आप देखो, अगर नंबर्स नहीं मिले बीजेपी की, तो कोई भी रीजनल पार्टी ये नहीं चाहेगा कि बीजेपी सशक्त हो या कांग्रेस सशक्त हो, तो वो अपना कैंडिडेट लगाएंगे और अपना खेल बनाएंगे। किशोर, देखिए इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनना, ये सब कुछ कांग्रेस की कितनी ताकत है उस पर निर्भर करता है। अगर कांग्रेस की 125 के करीब सीटें आती हैं तो कांग्रेस उस भूमिका में आ सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस 100 या उससे नीचे रहा तो कोई तीसरे मोर्चे की सरकार की कोई संभावना ही नहीं होगी। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस तीसरे मोर्चे की पार्टियों का सपोर्ट ले सकती है, तो कांग्रेस को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी भी या बीजेपी भी ये खेल कर सकते हैं। इसलिए ये खेल अभी खुला हुआ है। अगर 125-200-250 सीट पे एनडीए नहीं आती है तो ये खेल खुला हुआ है। किस तरफ जाएगा ये अभी कहना। किशोर, सारा झगड़ा ही नरेंद्र मोदी को लेके है, नरेंद्र मोदी को छवि को लेके है। तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यदि एनडीए बनता है तो फिर कोई उनसे सपोर्ट भी लेने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, ये देखना नहीं। लेकिन ये जो जिस तरफ इशारा यहाँ पर लोग कर रहे हैं या अरविंद जी कर रहे हैं, वो जो दिल्ली में हुआ वो वाली बात आप कर रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस जैसे बिल्कुल कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर की पार्टी को सरकार बनवा दी, तो बीजेपी को रोकने के लिए फिर वो हो सकता है। देखो किशोर, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 स्टेट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये 120 सीटों वाले सूबे में अगर आदरणीय वो तो हम देखेंगे ही, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 80 सीटें अगर नहीं आती हैं बीजेपी को,
तो मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय दल भारी पड़ेंगे और बीजेपी की संभावनाएं वाकई बेहद कमजोर हो जाएंगी और ऐसे में खेल अलग अलग ढंग के चलेंगे। और बीजेपी भी अपने अनुकूल सरकार बनवा सकते हैं, खुद को विड्रॉ करके दूसरी पार्टियों को सामने कर। अगर कांग्रेस ये खेल कर सकती है तो ये खेल वो भी कर सकती है।